आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है केटालाइज। उत्प्रेरण क्या होते हैं, उत्प्रेरण किसको कहेंगे। देखिए इसके बारे में पहली बार किसने बात किया, बार्जेलियस ने सन 1935 में उत्प्रेरण का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो उत्प्रेरण होते हैं उनके बारे में सबसे पहली बार बार्जेलियस नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने 1935 में उत्प्रेरण के जो घटना होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उनके कहना क्या था, उन्होंने किसको उत्प्रेरण कहा, देखते हैं। चलिए देखिए, वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया या जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उनके जो स्पीड होते हैं, उनके जो दर होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, दोनों हो सकते हैं। परंतु स्वयं क्रिया के अंत में, परंतु जो स्वयं है क्रिया के अंत में भार में बनावट में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तब उनको उत्प्रेरक कहते हैं, उनको कैटालिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक की सहायता से, जो उत्प्रेरक है जो रिएक्शन कर रहा है उनके सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन जो हो रहे हैं, इसी घटना को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। बार्जेलियस नामक वैज्ञानिक था, 1935 में उन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट बार उत्प्रेरण जो होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया। उनका कहना यह था, जो उत्प्रेरक होते हैं ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं किसी भी क्रिया के जो भार होते हैं, उनके बनावट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की मदद से कोई भी जो रिएक्शन हो रही है, उनमें जो अभिक्रिया हो रही है, उनमें जब चेंज कर देते हैं तो इस घटना को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं, उनको इंग्लिश में कैटालिस्ट कहते हैं। और जो पदार्थ होगा, जो उत्प्रेरक होगा, उनको हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। ये आप बात भूलेंगे, राइट ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 है। जब इनको रिएक्शन करवाया गया और जब इनको हीट किया गया, केवल इसको ना KClO3 को जब हीट किया गया तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं O2, वो कम मात्रा में बनने लगते हैं। मैं सिर्फ अब इसका बात कर रहा हूँ। KClO3 को जब हीट किया गया तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बना है वो हमारा कम मात्रा में मिलने लगा। लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब उत्प्रेरक के रूप में जब यूज किया और जब उनको हीट किया तो रिएक्शन फटाफट होने लगा, जल्दी होने लगा और प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनने लगा। तो ये जो हमारे पास MnO2 है उत्प्रेरक का काम करेगा। और देखिए उनके भार बनावट में कोई चेंज नहीं हुआ, MnO2 वैसे वैसे लास्ट में चला गया। मतलब ये रिएक्शन की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है फास्ट हो गई। ये पहला हमारा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, देखिए जरा। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जैसे ही, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है, जैसे ही उनके साथ रिएक्शन करवाया गया तो वाटर बना और यहाँ पर ऑक्सीजन बना। और ये जो रिएक्शन हो रही है तो वाटर और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रही है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमको कम मात्रा में मिलने लगा। मतलब जो रिएक्शन हो रही है फास्ट नहीं हो रही है, बल्कि धीरे हो रही है, स्लो हो रही है। मतलब दोनों एग्जांपल ये है, एक रिएक्शन में हमारे पास फास्ट रिएक्शन हो रही है और जो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास स्लो हो रही है। आप समझ सकते हैं। ये जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम लिख लीजिएगा पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम। जब उनको इनके बिना अगर गर्म किया गया तो ऑक्सीजन हमको कम मात्रा में मिला, लेकिन जैसे ही MnO2 दिया गया, उत्प्रेरक दे दिया गया, तो वहां पर जो अभिक्रिया हो रही है बहुत जल्दी से हो रही है। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए जरा। यहाँ पर H3PO4 है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो जैसे ही इनको लिया गया ना, तो जो अभिक्रिया हो रही है, जैसे वाटर और ऑक्सीजन हो रही है, बंद तो जरूर रही है, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो धीरे हो रही है। तो इनको हम लोग कहते हैं
उत्प्रेरक कहेंगे और इस घटना को उत्प्रेरण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वो क्रिया के अंत में उनके भार और बनावट में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को, जो पूरे घटना हो रही है, जो उत्प्रेरक की मदद से हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उनके हेल्प से हो रही है, तो ऐसे जो प्रक्रिया चल रही है उनको उत्प्रेरण कहते हैं, उनको कैटालिसिस कहते हैं। दो एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया, एक स्लो हो रहा है और एक फास्ट हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंट है किसका, चीज का, उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये दोनों के आ जाने से अभिक्रिया फास्ट हो रही है और कहीं पर स्लो हो रही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, आपने अच्छी तरह से समझा कि उत्प्रेरक किसको कहते हैं और उत्प्रेरण क्या चीज होते हैं। चलिए अब हम लोग इनके लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग इनके प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, तो इसके बाद हम लोग कैटालाइज जो होते हैं उनको समझने के बाद हम लोग इनके लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो उत्प्रेरित रिएक्शन होते हैं उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। मतलब ये उत्प्रेरक जो होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। इनका डेफिनेशन देना है आपको, इसके बाद में इसका लक्षण देना है और लास्ट में इनका प्रकार भी आपको देना है। ये तीनों चीज अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। और मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अभी देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए क्या लिखा जाए, ज्यादा मैं थ्योरी नहीं लिखा हूँ, इनके अंदर को थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला देखिए, उत्प्रेरक की अपरिवर्तन, पढ़ लिए ना। अब देखिए क्या होता है, उत्प्रेरक की अपरिवर्तन क्या होता है, आपने शुरू में ही पढ़ा है। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, परंतु उनके जो भार या बनावट में कोई चेंज नहीं होता है, ये पहला लक्षण है। तो देखिए जरा, आपको इसी एग्जांपल को मैंने शुरू में दिया था। जैसे इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पर KMnO2 है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। इनसे क्या बना, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहे हैं और KCl बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए वो वैसे का वैसे है, मतलब इनके बनावट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये पहला कहानी आप जानते हैं। दूसरा देखिए, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा क्या कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं, अगर थोड़ी सी भी मिला दिया जाए कोई रिएक्शन में, जैसे इसको हमने मिला दिया, तो मिला देने से क्या हुआ, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगा, फास्ट होने लगा। इसका मतलब ये है कि इसकी सूक्ष्म मात्रा, जैसे लिखा है यहाँ 10 का घात, इसका दिया 6 दिया है, 10 का घात 6 दिया है सेकंड में, मतलब हजारों गुना फास्ट काम करती है। जब 1 ग्राम कॉपर में Na सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का जब हवा द्वारा ऑक्सीकरण का जब बात किया जाता है, मतलब इनकी जो सूक्ष्म मात्रा अगर डाल दी जाए तो उनकी जो स्पीड होती है बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। ये दूसरा कहानी। तीसरा देखिए जरा, उत्प्रेरक की साम्य अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझते हैं एग्जाम्पल से, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लेते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला देने से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से वाटर बनते हैं वैसे। तो यहाँ पर प्लेटिनियम जो है, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो जैसे इनको हीट करेंगे, मतलब ये उत्क्रमणीय जब अभिक्रिया हो जाएगा, मतलब दोनों दिशा में जब काम करेगा, रिवर्सिबल होगा, तब वहां पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसका, उत्प्रेरक का। समझ में आ गया, मतलब जब यहाँ पर रिवर्सिबल होगा, उत्क्रमणीय मतलब साम्य अवस्था में होगा, तब यहाँ पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा वीडियो। चौथा देखते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता। आप शुरू में ही जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, MnO2 ये उत्प्रेरक का काम करता है। आपको पता है KClO3 बनता है किसमें, KCl और ऑक्सीजन में, और यहाँ MnO2 बनता है। लेकिन क्या मेरा ये जो MnO2 है रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। भले रिएक्शन को कम या ज्यादा कर सकता है जो उत्प्रेरक है, लेकिन किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है। यह हमारा चौथा बिंदु। पांचवा देखिए, उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, मतलब स्पेशल होता है। जो कैटालाइज होते हैं वो हमारा, कैटालिस्ट जो होते हैं वो हमारा स्पेशल होते हैं। जैसे कि इनको ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक ताला एक विशेष प्रकार के चाबी से खुलता है, हर चाबी से नहीं खुलता है ताला, वैसे ही एक विशेष प्रकार के अभिक्रिया को कराने के लिए एक विशेष प्रकार के कैटालिस्ट की जरूरत होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहां देखिए,
उत्प्रेरित कराने वाला कौन है? MnO2 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हम लोग H3PO4 जो दूसरा एग्जांपल में हमने शुरू में लिया था, क्या मैं उनको लेकर के उत्प्रेरित करा सकता हूँ? तो यहाँ पर उनका रोल नहीं होगा, मतलब स्पेशल होगा। मतलब हर एक अभिक्रिया को कराने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की जरूरत होती है। हर अभिक्रिया को हर तरह के एंजाइम उत्प्रेरित नहीं कर सकते। जैसे कि और आपको समझाता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री का स्पेशल पढ़ाने वाला केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ाएगा, और जो फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर होगा वो स्पेशल फिजिक्स को पढ़ाएगा, मतलब उसमें स्पेशल होगा। जैसे मुझे बोला जाएगा फिजिक्स आप पढ़ा दो, तो उतना बेहतरीन ढंग से मैं नहीं पढ़ा सकता जितना कि फिजिक्स वाला पढ़ाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल टीचर होते हैं, वैसे ही एक विशेष प्रकार के अभिक्रिया को एक विशेष प्रकार के कैटालाइज की जरूरत होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगला देखते हैं 6वां नंबर, उत्प्रेरक विष पॉइजन जो कैटालाइज होते हैं वो हमारे पॉइजन की तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा देखिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं और यहाँ उत्प्रेरक है हमारा Pt, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं भी मान लीजिए Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये विष की तरह काम करते हैं, जहर की तरह काम करते हैं, अभिक्रिया को घटा देते हैं। तो ऐसे हमारे जो उत्प्रेरक होंगे उनको विष उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। क्लियर हो डियर स्टूडेंट? अब देखिए उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव, बिल्कुल जो अभिक्रिया होते हैं वो ताप से इफेक्टेड होते हैं। जैसे उनको टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो या तो अभिक्रिया बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ये हमारा 7वां बिंदु है। 8वां देखिए उत्प्रेरक वर्धक कैसे होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनते हैं NH3 बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? NH3 बनते हैं। हाइड्रोजन को इक्वल कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयरन होगा वो उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम होगा वो वर्धक उत्प्रेरक का काम करेगा, मतलब उनका साथ निभाएगा रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। मेरा मतलब यह है कि जो उत्प्रेरक होता है कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट होता है या ऐसे पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उनके लिए वर्धक का काम करते हैं, मतलब एक तरह से उनका हेल्प करते हैं। तो यह नाइट्रोजन और जैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं? अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम है ये वर्धक उत्प्रेरक है। तो ये बिंदु को आप लिख लीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने जो उत्प्रेरक होता है उनका लक्षण को बहुत अच्छे तरीके से देखा कि इनका लक्षण क्या होते हैं। आप इसमें से कम 6 बिंदु को अपने मन से लिख लीजिएगा। आप बोलेंगे तो रिपीट भी मैं करवा सकता हूँ। देखिए ये चेंज नहीं होते हैं जो उत्प्रेरक होते हैं, सूक्ष्म मात्रा भी पर्याप्त होते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन कराने के लिए थोड़ा भी मात्रा डालेंगे तो रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं सामान्य अवस्था में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया जो होते हैं उनको स्टार्ट नहीं करता है, भले वो कम या ज्यादा कर सकता है। उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ उत्प्रेरक का काम ये प्लेटिनियम कर रहा है, यहाँ कौन काम कर रहा है? यहाँ MnO2 काम कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँ इसको यहाँ रिएक्शन करने के लिए और इसको यहाँ तो काम नहीं करेगा। उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है। अभी मैंने आपको समझाया ये विष की तरह काम कर सकते हैं। ताप का प्रभाव पड़ता है उत्प्रेरक पर। उत्प्रेरक वर्धक होते हैं ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उनको यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ होगा जो उनको रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम होगा, वर्धक का काम करेगा। आई होप आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि इनके लक्षण क्या होते हैं। अब चलिए इनके प्रकार जो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरण के प्रकार क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो उत्प्रेरण होते हैं, जो कैटालिस्ट होते हैं, उनके प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए इनका जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो मेनली हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो और उनके स्टेज के आधार पर होते हैं, और ये आप देखेंगे कि इनमें जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हमारे पास एक रिएक्शन होते हैं, उनमें कैटालिस्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, मतलब प्रोडक्ट होते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक के मिलने से एक अभिक्रिया बनती है, राइट ना।
तो इन अवस्थाओं के आधार पर हम लोग रिएक्शन को, इसमें जो उत्प्रेरक है उनको दो प्रकार से डिवाइड किए हैं। उत्प्रेरण या दो प्रकार के होते हैं, एक तो सममांगी और एक तो विषमांगी। पहले दोनों को मैं आपको ऐसे सिंपल समझा देता हूँ। सममांगी क्या होगा, समांगी क्या होगा। समांगी, समांगी मतलब समान अंग जिनमें उत्पाद, अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों एक ही प्रवस्था में। तीन प्रवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। या तो तीनों, जो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, या उत्पाद या उत्प्रेरक या अभिकारक, या तीनों द्रव द्रव में हो, या तीनों हमारा सॉलिड सॉलिड हो मतलब ठोस हो, या तीनों गैस 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 हो, तब उनको समांगी कहेंगे, मतलब होमोजीनस कहेंगे। हेट्रोजीनस क्या होगा, विषमांगी क्या होगा, जस्ट उनका उल्टा है। जो तीनों प्रवस्था है, जो तीनों रिएक्शन में जो भाग ले रहे हैं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, अगर उनकी प्रवस्था अलग अलग हो, जो अभिकारक है मान लीजिए ठोस है, उत्पाद जो बन रहा है मान लीजिए वो द्रव में बन रहा है, और जो उत्प्रेरक है वो गैस है या सॉलिड है, तो तीनों प्रवस्था जब अलग अलग होती हैं तो उनको विषमांगी कहते हैं। चलिए उन्हीं को समझते हैं हम लोग। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। देखिए, समांगी इनको कहते हैं होमोजीनस कैटालाइज, ऐसे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक क्रियाकारक है ना, मतलब उसी को अभिकारक भी कहते हैं। उत्पाद तथा उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में हो तब उनको समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और इस जो घटना है उनको हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। उत्प्रेरण और उत्प्रेरक दोनों में थोड़ा सा फर्क है, राइट ना। तो जो घटना हो रहा है उनको उत्प्रेरण कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीनों सेम प्रवस्था होगा। देखिए यहाँ पर SO2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों गैस है, और यहाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है अभिक्रिया को कराने के लिए, ये भी गैस है, ठीक है। तो हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं, तो ये भी गैस है हमारा। तीनों गैस गैस गैस, सब के सब गैस। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालाइज तीनों गैस है, तब उनको हम लोग समांगी कहेंगे। यहाँ देखिए जरा, विलयन के फॉर्म में है, यहाँ पर सॉल्यूशन के फॉर्म में है। यहाँ पर ये हमारा शक्कर है, शुगर का फार्मूला है कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11, और ये मेरे पास क्या है, वाटर है, और ये तनु क्या है मेरे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ पर जो बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज बन रहे हैं ये भी हमारा विलयन फॉर्म में होगा, तब उनको हम लोग समांगी कहेंगे। एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ गए मेरी बात। विषमांगी क्या है, हेट्रोजीनस, इसमें इसी में उत्तर छिपा है। हेट्रो का मतलब होता है विषम अलग, ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक जब अलग अलग प्रवस्था में होते हैं तो उनको विषमांगी कहते हैं, हेट्रोजीनस कहते हैं, तथा इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं, अमोनिया गैस बनती है जो कि यहाँ ठोस बना है, और यहाँ पर गैस बना है, यहाँ पर दोनों गैस है, ये दोनों गैस गैस है, और ये ठोस है, और ये भी हमारा ठोस है, मतलब चूर्ण के रूप में है, मतलब सॉलिड में, चूर्ण के फॉर्म में ठोस है यहाँ मॉलिक्यूल। तो ये गैस है और ठोस है, ये ठोस है, अलग अलग हो गए ना तीनों प्रवस्था, तो उनको विषमांगी कहेंगे। एक और एग्जांपल लिख रखा है आपके लिए, यहाँ पर ऑयल है, कोई तेल है, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ वसा बनता है, फेड बनते हैं, लेकिन जो यहाँ निकिल है, वो जो मेरा निकिल है ये कैटालाइज की तरह काम कर रहा है, जो कि एक सॉलिड होता है, धातु है ना। तो इस तरह के जो रिएक्शन काम कर रही है उनको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस कहेंगे, विषमांगी कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। समांगी क्या है, जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक जब तीनों के तीनों या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तब उनको समांगी कहेंगे, होमोजीनस कहेंगे। लेकिन वही जब अलग अलग प्रवस्था में होते हैं तो उनको विषमांगी कहते हैं, विषमांग कहते हैं, हेट्रोजीनस कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इतने चीज़ों को अगर आप लिख देते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा से नंबर एग्जाम में आएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं, एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।